आपका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र और राज्य संबंध के बारे में। यानी कि जो भारत में केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकारें होती हैं, उनके बीच संबंध किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आज के समय में भारत में 28 राज्य हैं। अभी कुछ साल पहले 29 राज्य हुए थे, अब 28 राज्य हो गए हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य के हिसाब से हम वहाँ से हटाकर उसको बना दिया गया है अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। 2 वहाँ से बन गए और बाकी दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली जो है तब उनको एक कर दिया गया है, तो 9 हो गए हैं यहाँ पर यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर क्या है कि भारत भी संघ में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां जो है उनको बांटा गया है। जो केंद्र है उसको उसके करने के काम दिए गए हैं यहाँ पर, जो राज्य है उसके लिए काम अलग से निर्धारित किए गए हैं। ये जो कार्य हैं यहाँ पर या फिर जो ये शक्तियां हैं यहाँ पर, इनको हम 3 हिस्सों के अंदर बाँटते हैं। पहला तो यहाँ पे होता है हमारा विधायी संबंध, यानी कि जो शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ जो होती हैं यहाँ पर वो। दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा है हमारा वित्तीय संबंध। इन तीनों के बारे में बात करेंगे इन वीडियो में। इस वीडियो में शुरू करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, पहला यहाँ पर है विधायी संबंध। इसमें क्या है यहाँ पर? देखिए, हर राज्य में अपनी विधानसभा होती है। हम सब जानते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम चुनाव होके भेजते हैं अपने एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारा पार्षद भी होता है यहाँ पर कई बार, मतलब वो तो जो राज्य होता है उसके हिसाब से होता है। पार्षद जो होता है वो तो जो नगर पालिका होती है उसका मेंबर होता है यहाँ पर। जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसका जो विधायक होता है उसको हम चुन के भेजते हैं यहाँ पर। वो कहलाती है यहाँ पर हमारे राज्य की विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा यहाँ पर होता है हमारा जो केंद्र सरकार होती है, वहाँ पे पार्लियामेंट होती है, उसकी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है अपनी। यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होती है, वो उसको तरह से हम जानते हैं यहाँ पर। वहाँ पे क्या होती है? लोकसभा होती है। भारत जो जो राज्य होते हैं इनमें क्या होती है? असेंबली अलग से होती है, यहाँ विधानसभा होती है। विधान पालिका भी बोलते हैं उसको, व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, अलग अलग नाम इसके होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो राज्य की जो संस्थाएं हैं, विधायिकाएं जो हैं दोनों अलग अलग, इनके बीच जो संचालन है कार्य का या संबंध जो है, इनको 3 सूचियों के अंदर, जो संविधान है उसके अंदर बांटा गया है। ये 3 सूचियां कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहले हमें देखना पड़ेगा इन तीनों के बारे में, उसके बाद ही हम बात कर पाएंगे, जो संबंध है देख पाएंगे उसको हम। तो पहला आता है हमारा संघ सूची। देखिए, संघ सूची में क्या है यहाँ पर? संघ सूची में वो विषय रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, मतलब जो पूरे देश से संबंधित विषय हैं, उन विषयों को रखा गया है किसमें? संघ सूची के अंदर। जो ऐसे कानून हो जो पूरे देश पे एक बार में साथ में लागू होने चाहिए, वो आते हैं संघ सूची में। वो ऐसे कार्य जो संघ सूची में आएंगे, जिनके संबंध में संपूर्ण देश एक ही प्रकार की नीति का अनुसरण किया जाता है। मतलब क्या है, देश में क्या है, एक ही तरह की नीति चलती है, वो यहाँ पे आते हैं विषय संघ सूची के अंदर। इसमें कुल मिला के आज के समय में 100 विषय हैं। शुरुआत में 97 थे यहाँ पर, अब घट के 100, बढ़कर, सॉरी, घट के नहीं, बढ़ के 100 हो गए हैं। जो राज्य सूची है वहां से कुछ विषय लेकर इसमें डाल दिए गए हैं, यहाँ पर 3 विषय डाल दिए गए हैं इसमें। इसमें क्या है, जो संघीय संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है। देखिए, हमने संघीय किसने कहा? क्योंकि संसद दो तरह की है, एक तरह से अगर हम देखें तो। एक संसद वो है जो राज्य के अंदर, इसको हम विधायिका बोलते हैं या फिर व्यवस्थापिका बोलते हैं। और जो दूसरी संसद यहाँ पर है वो हो गई हमारी संसद, जो पार्लियामेंट, जो सेंटर की होती है। तो इसके पास यहाँ पर क्या है, संघ सूची में काम करने का किसका अधिकार है? यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, संसद यानी कि जो है, उसके पास अकेला अधिकार है। संघ सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हो सकते हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए मुख्यतः काम करते हैं? रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध व संधि, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक डाक तार्क, टेलीफोन, मुद्रा, बैंकिंग और बीमा आदि। जो बीमा होता है, कई बार क्या होता है, जो समरी सूची होती है उसके अंदर भी आता है ये। तो ये मामले कौन-कौन से हैं? ऐसे विषय कौन-कौन से? रक्षा। देखिए, देश की रक्षा जो है, जो राज्य सरकार होती है वो नहीं कर सकती। अपने राज्य के अंदर कानून को, व्यवस्था जो है उसको बरकरार रख सकती है यहाँ पर, मगर देश की रक्षा वो नहीं कर सकती इसके अंदर। विदेशी मामले होते हैं, कोई राज्य दूसरे देश से बात नहीं कर सकता, केंद्र सरकार बात करती है इसके लिए। युद्ध हो, संधि हो, आम सी बात थी, तो जो सरकार होती है केंद्र की वही करती है। जो नागरिकता होती है, उसका नियंत्रण भी उसके पास ही होता है यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे, मुद्रा है, बैंकिंग है, ये भी जो केंद्र सरकार हम जानते हैं आम से, उसी के हाथ में होती है। तो जो केंद्र सरकार होती है
मतलब जो राष्ट्रीय संघ होता है हमारा, यानी कि संसद जो होती है, वो इसके ऊपर कानून को बनाती है और लागू करवाती है फिर इसको। फिर आता है हमारा राज्य सूची। इसमें वे विषय रखे गए जो राष्ट्रीय नहीं होकर जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, मतलब किसी एक इलाके से जुड़े हुए महत्व के जो विषय होते हैं वो रखे गए हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, इस सूची के विषय में विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्यों की व्यवस्थापिका को प्राप्त होता है। जो ये विधि है, इसका मतलब क्या है, जो कानून बनाने का अधिकार है अपने क्षेत्र के अंदर अंदर। ये मान लो एक देश है यहाँ पर, ठीक है, तो एक राज्य यहाँ पर है, एक यहाँ हो गया, एक हमने यहाँ पर लिया, तो तीन, मानो तीन राज्य यहाँ पर हो गए। तो एक राज्य है ए, इसका अधिकार सिर्फ इसी के राज्य के अंदर होगा, और जो इसकी व्यवस्थापिका है, इसको हम विधान पालिका विधानसभा बोलते हैं, तो यहाँ पर वही कानून बनाएगी, और उसे कानून सिर्फ इसी दायरे के अंदर लागू होंगे, इससे बाहर की जो कानून की जो ताकत है वो नहीं होगी यहाँ पर। इस सूची में 61 विषय रखे गए हैं यहाँ के समय में। शुरुआत में 66 यहाँ पे विषय हुआ करते थे, 67 विषय हुआ करते थे यहाँ पर, 66, सॉरी 67 बोल रहा हूँ मैं। जिनमें से कुछ प्रमुख विषय यहाँ पे कौन कौन से हैं? पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। देखिए, जो सड़कें होती हैं वो राज्य के पास भी होती हैं, केंद्र के पास भी होती हैं। एक सड़क होती है जो महाराष्ट्रीय होती है, मतलब इनको हम बोलते हैं हाईवे। महाराज्य कि जो दो देश जो है, राज्य जो है उनको जोड़ती हैं, देशों को जोड़ती हैं। एक होती है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय जो परिवहन होता है वो भी होता है यहाँ पर। वो किसके पास आएगा? राज्य के पास आएगा। पुलिस की स्थापना करना, पुलिस को काम पे लगाना। हालांकि जो पुलिस के मुख्य अधिकारी जो होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, वो केंद्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, संबंध दिखाई दे रहे हैं कि काम तो राज्य का है, फिर भी केंद्र उसके अंदर कहीं ना कहीं से पीछे से होकर घुस जाता है अंदर आकर। स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी इसे सूची के अंदर आता है। फिर आता है हमारी संवर्ती सूची। ये जो सूची है, इसमें क्या किया गया है यहाँ पर, इसमें वे विषय रखे गए जिन पर राज्य चाहे तो राज्य बना ले कानून, चाहे तो केंद्र चाहे वो बना ले कानून। जिसको मतलब मौका मिले वो कानून बना लेगा इसके ऊपर। मगर जब दोनों बनाने पे आते हैं कानून यहाँ पर, मतलब क्या है, जो राज्य सरकार है और जो केंद्र में संघ बैठा हुआ है यहाँ पर, अगर वो चाहते हैं दोनों बनाना कानून, तो यहाँ पे जो संघ है वो ताकतवर हो जाता है, और जो उसका कानून होता है वो मान्य हो जाता है यहाँ पर। शुरुआत में इसमें 47 विषय थे, और इसके अंदर 52 विषय मौजूद हैं। इनमें कौन कौन से विषय हैं यहाँ पर? फौजदारी विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद मतलब तलाक, कारखाने, श्रमिक संघ, आर्थिक सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। तो मैंने कहा दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन व वन आदि। ये आते हैं आपके संवर्ती सूचना के अंदर। जो वन होंगे उस पे जो कानून बना सकता है यहाँ पे राज्य भी और केंद्र भी यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है। अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर कि कैसा नियंत्रण होता है, मतलब संबंध किस तरह से स्थापित होता है। यहाँ तो हमने ये देखा कि भैया अलगाव पैदा किया गया है यहाँ पर, भाई तुम्हारा काम ये है, तुम ये काम करो, तुम्हारा काम ये करो, तुम अपना और अपने अपने हद के अंदर रहो, किसी मतलब टांग अड़ाओ किसी काम के अंदर। मगर अब टांग अड़नी शुरू होती है यहाँ से। होता क्या है कि संसद जो है वो बन जाती है शक्तिशाली यहाँ पर। वो कैसे बनेगी? पहला बिंदु कहता है इस बारे में, संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण की शक्ति। जो राज्य सूची है उसके ऊपर भी जो संसद है कानून बना सकती है कुछ परिस्थितियों के अंदर। इसमें क्या है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में जो राज्य सूची है उसके विषय पे भी कानून निर्माण करना मुमकिन है, मतलब किया जा सकता है यहाँ पर। इसमें क्या है, पहला, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो जो राज्य की सूची का विषय है वो क्या हो जाता है, राष्ट्रीय महत्व बन जाता है यहाँ पर। तो संसद उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, संसद को अधिकार मिल जाता है। मतलब क्या है यहाँ पर, अनुच्छेद जो है वो तो हम भूल जाएंगे फिलहाल यहाँ पे। पहला बिंदु यहाँ पर ये कहता है कि अगर राज्यसभा जो है देश के अंदर, जो हम कहते हैं संसद के दो हिस्से हैं, लोकसभा एक होती है राज्यसभा, यहाँ पर वहां पर कोई बिल पास कर दिया गया, मतलब लोकसभा ने कोई बिल पेश करा, पास हो गया, वहां पर वो बिल गया फिर आपका कहाँ पर, जो राज्यसभा है वहां पर, और वो बिल जो है वो पास हो जाता है 2/3 बहुमत से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो विषय है वो राज्य से हटकर केंद्र का विषय बन गया है, देश का विषय बन गया है, तो केंद्र सरकार जो है उसके ऊपर कानून को बना सकती है, मतलब जो पार्लियामेंट है उसको बना सकती है कानून को यहाँ पर। फिर दूसरा यहाँ पर ये है कि जो राज्य है वो खुद कहेंगे भाई बिल बनाओ हमारे अपनी है, उसमें क्या होगा, दो
या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाए। मतलब क्या है कि 2 से अधिक जो राज्य होंगे खुद विधानमंडल प्रस्ताव पेश करेंगे यहाँ पे। मतलब अपनी जो उनकी विधानसभा है वहाँ पेश करेंगे, फिर वो जाएगा आपका कहाँ पे, जो राज्यसभा है वहाँ पर पेश होगा, फिर वहाँ से वो पास होकर या फिर वो लोग बात करके जो केंद्र सरकार है उसको दे डालेंगे विषय यहाँ पर। फिर जो संसद जो होगी वो कानून का निर्माण करेगी इस तरह से। और यहाँ पे क्या होगा, इन इन राज्यों के लिए उस समस्त विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है इस तरह से। और सेम कानून बनेगा यहाँ पर और सेम तरह से लागू किया जाएगा यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर संकट काल की घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्तियों पर भारतीय संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब जब देश में किसी राज्य में लगती है इमरजेंसी, तो वहां पर क्या होता है, जो सरकार होती है भंग कर दी जाती है पहली बात तो यहाँ पर क्या होता है, वहां पर जाता है राष्ट्रपति शासन। जो शासन जो होता है राष्ट्रपति का शासन वो सिर्फ नाम के लिए है, वहां पर केंद्र राज करती है फिर। और जो केंद्र की नीतियां हैं, जो कानून है वो केंद्र बनाता है यहाँ पर, और वही चीज चलती भी है यहाँ पर। चौथा बिंदु यहाँ पर ये है कि जो सरकारें हैं राज्य की, या फिर हम कहते हैं जो राज्य सूची है, उस पे केंद्र या फिर संसद कब बना सकती है कानून, इसमें ये है यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्य से कोई संधि की है। मतलब कोई विदेशी राज्य है, दूसरा देश है, संधि कर ली हो उसने देश ने हमारे, तो उस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा के क्षेत्र में के अंतर किसी भी विषय पर नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी देश से हमें समझौता करा कि भैया हम रेलवे लाइन बनाएंगे आपके देश से अपने देश के यहाँ तक पे, मगर जो राज्य है वो चाहता नहीं है इस चीज को। तो यहाँ पर क्या होगा, संधि तो हो चुकी है, तो राज्य की बात को हम नहीं मानेंगे, हम बात मानेंगे केंद्र की यहाँ पर। देखिए होता क्या है, जो राज्य होते हैं भारत के अंदर जमीन का जो बंटवारा है, कुछ जमीनें होती है केंद्र के पास, कुछ जमीनें होती है राज्य के पास। वो तो ऐसा मतलब ये हिसाब है, जो खेती की जमीन है वो किसान जो राज्य है उसके पास होती है, और जो पक्की ज़मीनें ज़्यादातर होती हैं, वो जो केंद्र होता है उसके पास होती हैं। अब जो रेल है, वो जो खेत से भी गुज़रती है यहाँ पर, सीधी-सी बात है। यहाँ पर तो वो चीज़ में यहाँ पे क्या होता है, टकराव हो जाता है यहाँ पे, मगर जो राज्य है वो कुछ कर सकता नहीं है, उसकी बात को मानना पड़ेगा क्योंकि संधि हो चुकी है और जो चीज़ बन गई है वो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ बन चुकी है हमारी। यदि किसी राज्य में वैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या फिर वैधानिक तत्व विफल हो जाए, मतलब क्या है, संवैधानिक जो सरकारी मशीनरी है अगर वो फेल हो जाए, काम सही से ना कर पाए, तो क्या होगा, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को समस्त अधिकार को संसद को दे डालता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे कि इमरजेंसी लग जाती है, मगर क्या होता है इसमें भंग नहीं करता है यहाँ पर। जो सरकार होती है चलती रहती है, उसके अधिकार को छीन लेते हैं यहाँ पर। छठा इसमें अनुच्छेद है 306 304 खा में कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। मतलब जो राज्य की विधान परिषद होती है, मंडल होती है, जहाँ पर राज्य के अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाके बैठते हैं, कानून को बनाते हैं, कुछ ऐसे विषय वहाँ पर भी होते हैं जिनमें वो जो कानून है बना सकते नहीं है बिना राष्ट्रपति की परमिशन के। ये कौन कौन से विषय होते हैं यहाँ पर, राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य और या मेल जोल से प्रतिबंध लगाने के लिए। मतलब क्या है, व्यापार करने के लिए हम चाहते हैं कि इंटर स्टेट व्यापार करें, इंटर नेशन व्यापार करें, हम देश के अंदर दूसरे देश में व्यापार करें अपना, तो उसके लिए कौन परमिशन देगा, पहले यहाँ पर राष्ट्रपति परमिशन देगा इसके लिए। सातवां बिंदु कहता है राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वे राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक सकता है। अब ऐसा क्यों है, हमारे देश में देखिए क्या हिसाब है, जो केंद्र सरकार है उसने बिल पेश करा राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर पेश करा, पास हो गया, जो राष्ट्रपति है उसके पास जाएगा, जो राष्ट्रपति है साइन कर देगा, बिल जो है बन जाएगा कानून। वही सेम चीज यहाँ पे जो राज्य है छोटे स्तर पे उसमें भी होती है, जो व्यवस्थापिका है कहीं पर तो 2 सदन होते हैं उसके, कहीं पर 1 सदन होता है। बहरहाल बिल मान लो पास हो गया वहां पर, तो वो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास नहीं, राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या होता है यहाँ पे, नुमाइंदा होता है राष्ट्रपति का वो राज्य के अंदर। अगर हम बोले इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है उसका जो नुमाइंदा होता है यहाँ पर। अगर जो राष्ट्रपति है वो चाह जो सॉरी राज्यपाल है वो चाहे तो जो सरकार ने कुछ बिल पास करे हैं, राज्यपाल अपनी प्रसादी के अंदर उसको रोक सकता है, किसको देने के लिए, राष्ट्रपति को देने के लिए यहाँ पर। बाकी फिर यहाँ पर क्या होगा, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण आदि संबंधित कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार विधेयक को स्वीकार करेंगे। यहाँ मतलब यहाँ पर क्या है कि कुछ विधेयक यहाँ पर क्या है, जमीन अधिग्रहण करनी है, जो जमीन लोगों से लेनी है अपने पास, उसको सरकार को, राज्य की, उसमें क्या है यहाँ पर जरूरत हो जाती है जो राष्ट्रपति है उसकी परमिशन की। बाकी जो राष्ट्रपति की मर्जी है देना दे उस चीज को। फिर आता है हमारा प्रशासनिक संबंध इसके अंदर। इसमें कौन कौन संबंध आते हैं, मतलब यहाँ पर ये है, उसमें तो जो था कि कानून बनना थे वहां पर, यहाँ पर कानून को लागू करने का काम हो रहा है। यहाँ पर कानून कौन लागू करेगा, यहाँ पर कितने हिस्से में वो लागू कर सकता है। देखिए पहला बिंदु है, संविधान के अनुच्छेद 256 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानून का पालन कुछ वो सुनिश्चित रहे। यहाँ पर मतलब क्या कहा गया, यहाँ पर जो कार्यपालिका है, अब मान लो बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, कि केंद्र सरकार चाहती है रेल का बिल रेल बन जाए, डल जाए पटरियां यहाँ पर, और जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि सड़क बन जाए, यहाँ पे पटरी ना डले। तो यहाँ पर क्या होगा, टकराव ना हो यहाँ पर। इसके लिए जो संविधान है वो ये कहता है कि भाई आप यहाँ पर जो केंद्र कर रहा है उसकी योजनाएं बेहतर है आपसे, इसीलिए आप दखलंदाजी ना करो। जो केंद्र सरकार जो कानून बना रही है उसको मान लो, उस तरह से काम कर लो यहाँ पर। दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि संघ की जो संसद है, यहाँ पर जो कार्यपालिका है, सॉरी, शक्ति का प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो राज्य की कार्यपालिका जो सरकार है, जो हम किसको सरकार बोलते हैं खासतौर पे, वो ऐसे काम ना करे जिससे जो काम कर रही है केंद्र सरकार, उसे काम में बाधा पड़े या फिर रुकावट पड़े। तीसरा बिंदु है यहाँ पे, संघीय सरकार राज्य सरकारों को कोई भी कार्य सौंप सकती है। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो राज्य सरकार होती है ना, अक्सर उसको काम कोई सौंप सौंप डालती है केंद्र सरकार, हमेशा ऐसा होता है, बहुत आम सी बात है ये। इसमें खास काम ये होता है कि आप जो है व्यवस्था स्थापित करिए, या जो रेलवे लाइन है, हॉस्पिटल है हमारे, उनकी देख रेख करिए, ये जो पुल बनवाए हैं हमने मरम्मत करी आप इनकी, या फिर जहाँ पे पुलिस को लगाइए, जो हमारी पुलिस की जो हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसके लिए यहाँ जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो मुहैया करवाइए हमें यहाँ पर। तो ये जो राज्य सरकार जो राज्य होता है उसको करना पड़ता है, जरूरी है, मजबूरी है इसको यहाँ पर करने की। यदि राज्य सरकार के द्वारा सरकार उसे स्वीकार नहीं करती तो राष्ट्रपति क्या करता है यहाँ पर, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर राज्य की शासन व्यवस्था जो है अपने हाथ में ले ले, मतलब सरकार को भंग कर डाले। यहाँ पर इतना सख्त है यहाँ पर ये। अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था संघ तथा राज्य सरकार के लिए सामान्य है। ये क्या है, आईएएस इसको हम बोलते हैं नॉर्मली, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं हमारे, कलेक्टर साहब जो होते हैं हमारी, सीधी सी बात, यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं, मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर होता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है, केंद्र सरकार का। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो सेवाएं हैं वो राज्य के अंदर स्थापित की जाएंगी यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा कि केंद्र जो राज्य सरकार होती है पुलिस को स्थापित करती है, पुलिस तो उसके अंडर होती है और सैलरी भी वही देगी इसकी। मगर जब बात आती है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की, मजिस्ट्रेट वगैरह की हम बात करते हैं, तो वो कौन होते हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं। उनको भेजा कितनी जाता है वहां पर कि जो राज्य है उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके, पहली चीज तो यहाँ पर ये। दूसरा ये है जो उसकी विधियां हैं उस पर निगरानी की जा सके, काम सही से कर रहा है वो या नहीं। पांचवा बिंदु इसी के अंदर है, संघीय शासन राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान दे सकता है। मतलब क्या है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है, जो राज्य है, अगर उनको कुछ यहाँ पे क्या चाहिए, चंदा चाहिए, पैसा चाहिए यहाँ पर, तो वो दे सकता है केंद्र सरकार उनको। अनुदान देते समय संघ राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकता है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो सरकार खर्चा कर रही है राज्य की, जब अगर हमने कुछ अनुदान दिया है तो वहाँ पर उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा दिया है तो पैसे पे कंट्रोल किसका हुआ, राज्य का, वो सरकार का, सेंट्रल वाली का। समस्त भारतीय संघ के संचार के साधनों की रक्षा का भार भी संघीय सरकार पर है। संघीय सरकार राज्यों के अंतर्गत हवाई अड्डों, रेल आदि की रक्षा के लिए राज्य सरकार को आवश्यक आदेश दे सकती यहाँ पर है। मतलब क्या है, जो साधन है उनकी जो रक्षा का काम किसका है, संचार के, खासतौर पे जो केंद्र सरकार है उसका है। अब यहाँ पर क्या है कि देश में इतनी तो सुविधा होती नहीं कि भाई सारा काम जो केंद्र सरकार है वही कर ले। जैसे हमने कहा यहाँ पे हवाई अड्डे हैं, रेलवे है,
या फिर जो हम कहते हैं कि टेलीफोन की टावर होते हैं, इसका काम किसके अंडर आता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है यहाँ पर, मगर वो हर बार तो कर सकती नहीं है इस चीज़ को। तो वो क्या करती है, कभी आप देखोगे यहाँ पर कि जो हवाई अड्डे होते हैं ना, वहाँ पर एक होती है बीएसएफ, एक होती है बीएसएफ कहो सॉरी, सीआरपीएफ होती है जो लगती है रेलवे पे, एक लगती है सीआरपीएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, हाँ सीआईएसएफ होती है जो लगती है हवाई अड्डों पर। मगर कई बार आप देखोगे वहाँ पे पुलिस भी होती है मौजूद। वजह क्या होती है? काफ़ी कमी होती है। तो जो राज्य सरकार जो होती है उसको आदेश मिलता है केंद्र सरकार से, भैया आप आओ और हेल्प करो इस चीज़ के अंदर। और जो राज्य सरकार होती है इसके लिए बाध्य होती है, उसको करना पड़ता है यहाँ पर। सातवां बिंदु है, इन सब के अतिरिक्त जो राज्य सरकार पर संघीय शासन के नियंत्रण का एक प्रमुख उपाय है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति करना। मतलब क्या है कि जो राज्य सरकार है उन पे नियंत्रण कैसे रखा जाएगा यहाँ पर? राज्यपाल की नियुक्ति करके, ताकि वो जो कानून बनाए वो बन जाए हमारा जो केंद्र सरकार है उसके अनुसार। ठीक है, आगे देखें इसमें हम क्या है, आठवां बिंदु है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या किसी अन्य प्रकार के आरोप राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही लगाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, जो राष्ट्रपति कौन होता है, जैसे पिट्ठू तो होता है यहाँ पर केंद्र सरकार का, उसकी परमिशन के अनुसार ही यहाँ पर ये जो मंत्री हैं राज्य के, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं। मतलब कार्यवाही उन पे नहीं हो सकती इससे पहले। फिर आता है हमारा नवा बिंदु, ये है इन सब के अलावा संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र भंग हो जाए, मतलब क्या है, जो कानून व्यवस्था है भंग हो जाए, वो सही से काम ना कर पाए, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर देता है। और क्या होता है, ऐसी स्थिति में उस राज्य का शासन केंद्र के जो निर्देश है उसमें चलता है, फिर मतलब उसके हाथ में पहुंच जाता है। अगला बिंदु देखें हम यहाँ पे है, वो है हमारा वित्तीय संबंध जो आता है यहाँ पर। इसमें पहला बिंदु यहाँ पे क्या कहा है, मतलब यहाँ पर क्या है कि टैक्स कौन लाएगा, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, यहाँ पे कर कौन लाएगा, कर किसके हाथ में जाएगा, कर किसको मिलना है यहाँ पर। कुछ कर तो ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, मगर वसूलता कौन है उसको? राज्य सरकार। वजह क्या होती है? वही काम की कमांग कम बांट के चक्कर में होता है यहाँ पर ये। इस संविधान के अनुच्छेद और धारा सॉरी यहाँ पर 263 के अनुसार ऐसा होता है, चिकित्सालय तथा प्रसाधन सामग्री, मतलब यहाँ पे लैट्रिन टॉयलेट बोलेंगे इसको, उसकी सामग्री पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ शुल्क लगता है यहाँ पर। ठीक है, वो ये शुल्क जो है तय कौन करेगा यहाँ पर? केंद्र सरकार तय करती है, मगर वसूलता कौन है उसको? राज्य सरकार वसूलती है इसको यहाँ पर। ठीक है, और जो ये वसूली होती है मिलता किसको है फिर ये पैसा? जो सरकारें होती हैं राज्य की उन्हीं को ये मिलता भी है। फिर आता है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर तथा केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले किंतु राज्य में बांटने वाले कर। इसमें क्या है, यहाँ पर ये वो कर होते हैं जिनको केंद्र सरकार लगाएगी, और जो केंद्र सरकार है वही इसको वसूलती है। तो सरकार की धारा जो है हमारी 69 269 उसके अनुसार ऐसा होता है। इसमें क्या होता है भाई, मतलब इकट्ठा तो केंद्र सरकार कर रही है, जमा भी वही कर रही है, मगर जो राज्य हैं उनके बीच में उसको बांटना पड़ जाता है यहाँ पर। ये बहुत सारे कर आते हैं इसके अंदर। पहला तो यहाँ पे है कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति के अधिकार पर कर। देखो जो कृषि भूमि आती है वो राज्य के अंतर्गत आती है, तो जो कर लेगा इसका राज्य कर लेगा हमेशा। मगर इसके अलावा जो संपत्ति है, जब उसमें हम उत्तराधिकार का काम करवाते हैं, मतलब स्टैम्प बनता है, विल बनती है, जो भी काम होता है उसके अंदर, जो उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, केंद्र सरकार कर को लगाएगी भी, और जो राज्य है उनको देगी भी यहाँ पर। फिर है यहाँ पे संपत्ति पर जायदाद का कर, यहाँ पर रेल, समुद्र, वायु मार्ग द्वारा ले जाए गए यात्रियों एवं वस्तुओं पर सीमांत कर। रेल के किराए भाड़े पर भी कर जो लगता है उसको कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लेगी, मगर जो राज्य हैं उसमें उसको वितरित किया जाए, मतलब बांटा जाएगा। अगला इसमें क्या है, यहाँ पर समाचार पत्रों के क्रिय वगैरह तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापन में जो कर लगता है वो कौन देगा? यहाँ पे केंद्र सरकार लेगी, वो सरकार जो होती है राज्य की उनको देगी। तीसरा है यहाँ पर इनकम टैक्स, यहाँ पर मतलब आयकर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, किसी की आय को छोड़कर अन्य आयों पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है और वसूल भी करती है यहाँ पे। मगर जो है इसमें एक चीज खास है, केंद्र भी लेती है और जो राज्य है वो भी लेती है, दोनों को मिलता है बढ़ता है यहाँ पर। पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा किया गया है यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे राज्यों को संघ से अनुदान। ठीक है, चंदा मतलब कैसे हम बोल सकते हैं। संविधान की धारा 275 के अनुसार यहाँ पे क्या है, संसद ये निर्धारित करती है कि किन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है तथा किन
तथा विभिन्न राज्यों की धनराशि नियत करती तय करती है, मतलब किस राज्य को कितना यहाँ पर पैसा चाहिए, उसको दिया जाता है। इसके हिसाब से फिर उसको काम किया जाता है यहाँ पर। ये धनराशि भारत की संचित निधि पर उन राज्यों के राजस्वों में अनुदान के रूप में भारित होती है, मतलब दी जाती है उनको। तो संचित निधि जो होती है हमारे देश की, जहाँ जमा करते हैं हम पैसा, उसके अंदर से दिया जाता है निकल के पैसा। फिर यहाँ पर है वित्त आयोग बनाया जाता है 5 साल के अंदर यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जो संघ और राज्य हैं उसके बीच कितना पैसा बटेगा उसको तय किया जाता है यहाँ पर। मतलब ये समिति बनती है यहाँ पर, बताती है ये इतना पैसा आपको बांटना है, इतना आपको काम यहाँ पर करना होगा। तो ये है हमारे संबंध यहाँ पे केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच के बारे में, कि जब बात करी आर्थिक कौन सा है, राजनीतिक कौन सा है और प्रशासनिक कौन सा है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।